नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। पाकिस्तान से आतंक मुक्त माहौल में ही होगी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी की नवाज शरीफ को चिट्ठी, तीसरे पक्ष को शामिल करने से इनकार। मुंबई चर्च हमले के आरोपियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। जबलपुर में चर्च हमले के 6 आरोपी गिरफ्तार। राजनाथ सिंह ने कहा, अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा होगी। आईएएस रवि की मौत की सीबीआई जांच, कर्नाटक सरकार की सिफारिश। मुख्यमंत्री का विधानसभा में ऐलान। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का निधन। सिंगापुर को विश्व स्तरीय देश बनाने में बड़ा योगदान। भारत समेत कई देशों ने जताया शोक। अभिनेता शशि कपूर को मिलेगा 2014 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 100 से ज्यादा फिल्मों में शानदार अभिनय। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद से मुक्त माहौल में ही पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इस बीच दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में राष्ट्रीय दिवस के जलसे में जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादी नेता भी शामिल हुए। भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान से बातचीत में हुर्रियत की कोई भूमिका नहीं है। 23 मार्च को पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को नसीहत के साथ बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए भय और आतंक मुक्त माहौल का होना जरूरी है। सरकार का कमिटमेंट है वो बहुत साफ है कि आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री का ये रुख तब सामने आया है जब जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ रुके बिना शांति संभव नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादी नेता दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के जलसे में शामिल हुए। Pakistan has always been very serious and sincere about improving our relations with India through peaceful dialogue process. We would very much like to resolve all our disputes, our problems through dialogue, including the core Jammu and Kashmir dispute. हमारा एजेंडा सिर्फ यही है कि भाई कश्मीर समस्या के समाधान के लिए, इसके रेजोल्यूशन के लिए मिलकर कोशिश करनी है। भारत को आगे आना है, पाकिस्तान को आगे आना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में किसी और की भूमिका नहीं हो सकती। The government of India prefers to speak for itself, having repeated it on so many occasions that there should be no scope for misunderstanding or misrepresenting India's position on the role of the so-called हुर्रियत। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात के बाद भारत ने विदेश सचिवों की वार्ता रद्द कर दी थी। हालांकि हाल ही में बातचीत की शुरुआत के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा गया। हालांकि निमंत्रण हाल में जम्मू कश्मीर की जेल से रिहा अलगाववादी नेता मशरत आलम को भी गया था, लेकिन बाद में उनका निमंत्रण रद्द किया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त भी जानबूझकर पुरानी सीमा लांघने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया है जिनसे वे पहले भी बात करते रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। हालांकि विपक्षी दलों ने अलगाववादियों से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मुलाकात पर सरकार से सफाई मांगी। सरकार के सहयोगी दल शिवसेना ने अलगाववादियों की इस मुलाकात को भारत विरोधी करार दिया। ये समय आ गया है कि तुरंत स्पष्ट रूप से सरकार जवाबदेही दे और उत्तर दे देश को कि क्या उसकी नीति है, क्या उसका उद्देश्य है। जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान, वार्तालाप, इन सब विषयों में अलगाववादी लोगों को बुलाने की जो बात चल रही है, मशरत आलम की बात चल रही है, कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट जो आतंकवादी है उनको बुलाने की और उनको रिस्पेक्ट देने की जो बात हो रही है, ये तो देश के लिए बहुत गंभीर बात है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, डिफेंस मिनिस्टर हो, विदेश मंत्री हो, सभी ने दिल्ली में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है
उनको बुला के बहुत स्टूडेंट एक्शन लेने की बात करनी चाहिए। Dialogue in any case is an essential component of any reconciliation. Dialogue has to happen. There is no end to any issue without a dialogue. But when dialogue, how dialogue, that has to be determined by the two countries. और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ खास मेहमान सलमान हैदर साहब हैं, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं। सलमान साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का माहौल बनता दिख रहा था पिछले कुछ, मैं कहूँ कि महीनों में, जो डायलॉग का सफर था रुका, उसके बाद कई तरह की पहल भी होती रही। अचानक फिर से आज मैं कहूँ कि कुछ कड़वाहट दिखी और उसके बाद प्रधानमंत्री का एक सख्त संदेश, मैं कहूँ 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद अगर है तो फिर बातचीत मुमकिन नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? आप मुझे लगता है कि कभी पॉजिटिव लगता है मामला, कभी नेगेटिव, यानी खुला रास्ता नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। और वजह यह है कि हालांकि हमारी तरफ से बहुत कोशिश हुई है, प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ साहब को बुलाया था अपने स्वेरिंग इन पर, और भी लीडर आए थे, फिर काठमांडू में उनकी मुलाकात हुई, फिर अभी हाल में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए थे वहाँ। ये सब ये इशारे हैं कि हम चाहते हैं कि डायलॉग हो उसकी, और हम तैयार हैं। और लेकिन जहाँ भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आतंकवाद इशू जो है उसकी वजह से मामला रुक जाता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। अब इसका इलाज हमें ढूंढना है। ये अरसों से है, ये आज की बात नहीं है, लेकिन आज ये एक उस पर फोकस हो रहा है। लेकिन ये हमारी पुरानी शिकायत है। और मैं कहूँ कि अगर पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में सांबा और कठुआ सेक्टर में जो कि हमले हुए, आतंकवादी हमले, उससे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, शांति दिख रही है और बातचीत की शायद पहल भी जल्द दिखेगी, कुछ तरह के संकेत मिल रहे थे। लेकिन इस तरह के घटनाक्रम बार बार, मैं कहूँ कि जो पटरी पर गाड़ी बढ़ना चाहती है बातचीत की, उसको उतार देती है। सही आपने कहा। और ऐसे लग रहा था कि अब उम्मीदें फिर से थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं। और खुसूसन अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब अपने गए थे वहाँ, और उन्होंने उसके जरिए से लगने लगा था कि बातचीत फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर हो सकती है। लेकिन ये आतंकवाद इंसिडेंट्स जो हैं कठुआ और सांबा पर, उससे मामला ने रुक गया है। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान डे पर जो हुर्रियत के नेताओं को, अलगाववादी नेताओं को बुलाया जाना और उसके बाद ये फिर बयान भी देना यहाँ पर उच्चायुक्त की ओर से कि इसमें भारत कोई एतराज नहीं, उसके बाद हालांकि शाम होते होते उसमें बदला गया बयान। क्या ऐसा लगता है कि बार बार वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, जो मैं कहूँ कि बातचीत की रास्ते की रुकावटें हैं, उस पर वापस बढ़ जाते हैं? इस पर देखिए, ये तो हर साल जब भी ये उनका नेशनल डे होता है तो वो हमेशा हुर्रियत के नुमाइंदों को बुलाते हैं और वो आते भी हैं, उनसे बातचीत भी रखती है। और हमेशा ये थोड़ी बहुत खटपट रहती है। हम उन्हें याद दिलाते हैं कि ये बायलैटरल मामला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें कोई थर्ड पार्टी की कोई दखल नहीं हो सकती है। और उन्हें हमारे साथ बात करनी चाहिए, जिसके लिए हम तैयार हैं जब कंडीशन सही रहे। लेकिन इसके मुझे लगता है कि ये इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये करें कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल से एक सरकार से सफाई की बात करें, आप करें कि ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं अगर हुर्रियत नेता मिलते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये वो मिलते हैं, कांटेक्ट रखते हैं, और उन्हें भारत, हमारी सरकार ने कभी पाबंदियां नहीं लगाई हैं। इसी के आखिर हमारे आज़ाद लोग हैं, अगर वो मिलना चाहते हैं किसी से मिले, लेकिन उसका असर नहीं होता है। हमारी सरकारी पॉलिसी पर कोई असर नहीं हो सकता है। और जो सरकारी पॉलिसी है, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन ने आज फिर से दोहराई है। और प्रधानमंत्री का जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने जो बात मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि आतंकवाद अगर माहौल है तो फिर वहां पर बातचीत मुमकिन नहीं, और यही जम्मू कश्मीर के मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री साहब की ओर से भी कहा गया। पहली बार मैं कहूँ कि जो उनको माना जाता है कि थोड़ा सा वो
उनका थोड़ा सा टच दूसरी तरफ था कि अलग तरीके से बातचीत बढ़ाई जाए, लेकिन जो उनका भी एक मैं कहूं मैसेज है, संकेत और संदेश दोनों तरीके से साफ है, कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो ऐसे में रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा? अब इस वक्त तो रास्ता बंद है लग रहा है। ये जो मैसेजेस जो आए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसे लगता है कि हाल में कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इसकी ये मायने नहीं है कि हमेशा के लिए रास्ता बंद है। ये हमने पहले भी देखा है। और इस वक्त जो हमें मैसेजेस उस तरह से आती हैं, लोग दिखाना चाहते हैं कि अभी काफ़ी हो गया है। पाकिस्तान की आवाम जो है, उनकी जनता जो है, वो भी अब तंग आ गई है, आ गई है। लोग चाहते हैं, उसमें बहुत लोग हैं चाहते हैं कि भाई अब आगे बढ़े, कुछ ना कुछ कोशिश करें, होनी चाहिए। लेकिन इसमें तब जब भी ये कोई ऐसा मौका होता है जिसमें उम्मीद थोड़ी बढ़ती है, उसी वक्त आतंकवाद अपना हमला करते हैं। और उनका स्ट्रेटजी ये है कि बातचीत ना हो, दोस्ताने ताल्लुकात की तरफ हम ना आगे बढ़ें, और वो चाहते हैं कि टेंशन रहे साउथ एशिया में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वो अपनी कोशिश उसी में लगे रहते। चलिए सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आज भी क्यों अमर हैं भगत सिंह और उनके साथी? क्या है शहीदों की विरासत और विचारधारा? देखिए देश देशांतर भगत सिंह होने का मतलब, आज रात 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल का बचाव किया है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन का भी ऐलान किया। उधर बिल का विरोध कर रहे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की दलील खारिज कर दी है। हालांकि एनडीए के कुछ घटक दल भी इस बिल के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। गांव के किसान के बेटे रविवार को रेडियो पर किसानों से मन की बात करने के बाद लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का पक्ष रखा। पंजाब के हुसैनीवाला में बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने गए प्रधानमंत्री ने बिल में किए संशोधनों को जायज ठहराया। किसान के बेटों का भी भला होना चाहिए, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसान का तो भला चाहती है, गांव का भी भला चाहती है, गांव का भी भला चाहती है, किसान के बच्चों का भी भला चाहती है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सभी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इन दिनों किसान को गुमराह करने के लिए भांति भांति के प्रयास हो रहे हैं। कल मैंने रेडियो पर मेरी मन की बात में किसानों ने जितने सवाल पूछे थे, सारे सवालों के मेरे जवाब दिए हैं। कांग्रेस ने बिल को पूंजीपतियों के पक्ष में बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उधर समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री की दलीलों को नकार दिया है। सोमवार को उन्होंने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ा कला से भूमि बिल के विरोध में दिल्ली तक पदयात्रा को रवाना किया। मैं टोटल 23 पार्टियां जो है विरोध, ये सबको लेटर लिखा कि आप अंदर से लड़ो, हम बाहर से लड़ेंगे किसानों के भलाई के लिए, कि ये बिल संसद में पास नहीं होने देना। गौरतलब है कि बिल पर विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार इसके पक्ष में हवा बनाने की कोशिशों में जुटी है, तो विपक्षी दल भी जनता के बीच आंदोलन के जरिए इसकी खामियों को जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत पर बहस की हिमायत की है। इस बीच जबलपुर चर्च हमले के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो महाराष्ट्र में एनसीपी ने नवी मुंबई चर्च हमले के विरोध में आज विधानसभा से वॉकआउट किया।
जबलपुर और नवी मुंबई में चर्च पर हमले की घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। दिल्ली में सोमवार को राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के मन के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए जिस हद तक हमको जाना होगा, हम उस हद तक जाने को सदैव तैयार रहेंगे। राजनाथ सिंह ने राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है, तो वहीं उन्होंने धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून के लिए व्यापक बहस की हिमायत भी की है। ये धर्मांतरण, घर वापसी, इन सब सारी चीजों को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, तरह तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं, यदि इसके कारण गलतफहमियां पैदा होती हैं, क्या हम इसके बारे में विचार नहीं कर सकते कि इसका समाधान क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार तड़के चर्च हमले मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं नवी मुंबई इलाके में भी चर्च हमले के विरोध में एनसीपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। एनसीपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें कोई संवेदना नहीं दिखा रही है। जिस तरीके का भाषण हमारे मंत्री एकनाथ खड़से जी ने किया और जिस तरीके की उनकी भाषा थी, वो तो सुनने में भी हमें दुख हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में चर्च पर कथित हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कड़ा ऐतराज जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईएएस अधिकारी डीके रवि की रहस्यमय मौत के मामले की सीबीआई जांच होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया ने इसकी सिफारिश कर दी है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि डीके रवि के परिवार और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने फैसला किया है। कर्नाटक सरकार आईएएस डीके रवि की मौत की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसका ऐलान किया। ನಾವು ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सच सामने लाना चाहती है और उसे पुलिस सीआईडी पर पूरा विश्वास है, लेकिन सबकी भावनाओं के मद्देनजर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सिद्धरमैया ने इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। In the statement, he alleged opposition parties are making politics regarding this death of DK Ravi. It is completely false. For that purpose, we protested and walk out from the assembly. What are all the, from last 1 week, this government, by leaking the several investigation issues to the public, but they cannot leak this case, I know. Real truth will come in future days, I think. राज्य सरकार इस मामले की सीआईडी जांच करा रही थी। आईएएस अधिकारी डीके रवि 16 मार्च को बेंगलुरु में अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे। वो वाणिज्य कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। कोलार जिले में उन्होंने रेत और भू माफियाओं पर शिकंजा कसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह और सुब्रत राय को जमानत की राशि जमा करने के लिए 3 महीने का और वक्त दे दिया है। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सहारा को 10 और संपत्तियां बेचने की भी इजाजत दी। राय को जमानत के लिए सेबी को 10,000 करोड़ रुपए की राशि जमा करानी है। निवेशकों की 20,000 करोड़ की राशि नहीं चुका पाने की वजह से सुब्रत राय जेल में बंद हैं। कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें इसके लिए 23 मार्च तक का वक्त दिया था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज व्यापम घोटाले में एसआईटी को चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम एफआईआर में शामिल करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं को बचाने के लिए उमा भारती और राज्यपाल को फंसा रहे हैं, जबकि इन दोनों का इस घोटाले से कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। व्यापम घोटाले में अब तक 1800 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के कई आला अधिकारी भी शामिल हैं। अगर ईमानदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं और अपनी बात ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात वो देश को मनवाना चाहते हैं तो कार्रवाई करें, नहीं तो हम तो यही समझेंगे खाओ और खिलाओ।
सिंगापुर के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का आज तड़के निधन हो गया। 91 साल के ली कुआन को निमोनिया हुआ था। भारत समेत अनेक देशों ने ली कुआन के निधन पर शोक प्रकट किया है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। ली कुआन यू का पार्थिव शरीर सिंगापुर के राष्ट्रपति भवन लाया गया तो सड़कों पर लोग आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनके बेटे और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने उनके निधन की घोषणा की। The first of our founding fathers is no more. He inspired us, gave us courage, kept us together, and brought us here. He fought for our independence, built a nation where there was none, and made us proud to be Singaporeans. करीब 5 दशक पहले ली जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने, उसे तीसरी दुनिया का देश माना जाता था। लेकिन 31 साल के शासनकाल में ली कुआन ने सिंगापुर को विकसित देशों की कतार में शुमार कराया। यही वजह है कि आज उनके निधन पर न सिर्फ उनके देश में गहरा शोक है, बल्कि पूरी दुनिया उनके काम को याद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि ली कुआन की जिंदगी आज भी अनुकरणीय है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि वो एशिया के उन बड़े नेताओं में शुमार रहे जिन्होंने देश निर्माण को प्राथमिकता दी। A great friend of India, particularly since the launching of liberalization experiment in our country in 1991. करीब 55 लाख की आबादी वाले सिंगापुर को आज व्यापार और वित्तीय कारोबार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत को क्यूबा पर अमेरिकी पाबंदियों के हटने से आर्थिक रिश्तों में नई उछाल की उम्मीद है। क्यूबा के उपराष्ट्रपति मिगुएल दियाज-कैनेल की भारत यात्रा के दौरान इस बाबत सहमति बनी। क्यूबा के उपराष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी हुई। वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले। मोहम्मद हामिद अंसारी ने उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी किया। दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। समझौते आधिकारिक और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा, स्वास्थ्य और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्यूबा के पास तेल का भी अच्छा खासा भंडार है, जिसमें दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। मशहूर अभिनेता शशि कपूर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। सरकार ने साल 2014 के लिए सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान के लिए उनका चयन किया है। गौरतलब है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर को भी ये सम्मान मिल चुका है। 18 मार्च 1938 को कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। शशि कपूर के इस रूप को तो सभी ने देखा और सराहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले वो पहले भारतीय कलाकारों में से एक हैं। दरअसल अभिनय तो उनके खून में था। शुरुआत हुई बाल कलाकार के रूप में। 1 मिनट के लिए रीता से मिल लूं। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। देसियों से न अखियां मिलाना। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। अभिनेत्री नंदा के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। जब एंग्री यंग मैन का दौर आया, तब भी वो दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों से अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। और बात वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की। जी हां, पहला सेमीफाइनल कल होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला है। दोनों ही टीमों के पास विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंचने का सुनहरा मौका है। टूर्नामेंट में अब तक सभी मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड के इरादे बुलंद हैं। वहीं कल करो या मरो के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमों की 6 बार भिड़ंत हुई, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 4 और दक्षिण अफ्रीका ने 2 बार जीत हासिल की है। और अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। केरल विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र 9 अप्रैल तक चलना था। 4 दिन के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष वित्त मंत्री के.एम. मणि के इस्तीफे पर अड़ा था। वित्त मंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप है।
दिल्ली सरकार ने विधानसभा परिसर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगाने का फैसला किया है। सरकार इन स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी स्कूल पाठ्यक्रम में भी शामिल करेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ये जानकारी दी। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी डीके सिंह ने आज रायबरेली के बचरावा में ट्रेन हादसे की जगह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हादसे पर रिपोर्ट सौंप देंगे। 20 मार्च को देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हुई थी। रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी है। बड़ी कीमत 1 अप्रैल से लागू होगी। रेलवे ने नए प्लेटफॉर्म टिकट के लिए सभी जोन के स्टेशनों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका मकसद स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करना है। शारदा चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज पेंटर शुभ प्रसन्ना से फिर पूछताछ की। पेंटर से कई दौर में पूछताछ की गई। उनसे शारदा कंपनी प्रमुख सुदीप्तो सेन के साथ वित्तीय लेन देन पर पूछताछ हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 69 अंक की गिरावट के साथ 28,192 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 20 अंकों की गिरावट के साथ 8,551 अंक पर बंद हुआ। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।